हमारी परिवार की सदस्य बाड़मेर की विधायिका प्रियंका चौधरी जी, मंच और हेमाराम जी द्वारा भावी विधायक उदाराम जी मेघवाल, कर्नल साहब, हमारे अतिथि देवटिया जी, जाखड़ साहब और हमारे परिवार के सदस्य नवल किशोर जी गोता। समय काफी हो गया है। रामदान जी का जन्म और आज के दिन का भी समय काफी हो गया, 141 वर्ष हो चुके। प्रियंका जी ने कुछ सवाल हम सब लोगों के बीच में हम लोगों के सामने किए। उन तमाम सवालों का अगर ईमानदारी से उत्तर है तो ना है, ना है और ना है, तीनों सवाल जो इन्होंने किए। आज हम लोगों की परिस्थिति क्या है और रामदान जी ढौकिया ने जिस समय संघर्ष किया था उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी और संघर्ष से हम लोग कितने कदम आगे बढ़ पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस वक्त हम लोगों के पास किस चीज की आवश्यकता थी, हम लोगों की प्राथमिकता क्या थी, उसका आज हम लोग अंदाजा और आकलन नहीं कर सकते। इस देश के बहुत बड़े कवि ने अपनी कविता के माध्यम से एक बात रखी, किसी एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी मृत्यु के वक्त उसका अंतिम जो शब्द था वो उसके मुंह से निकला था। दूसरे व्यक्ति को जब गोली मारी गई और उस व्यक्ति के अंतिम शब्द मुंह से निकला तो वो था मौत, जो कम्युनिस्ट पार्टी का, उस विचारधारा का। और तीसरे व्यक्ति को जब गोली मारी और उसके मुंह से निकला आलू। तीनों का पोस्टमार्टम करा गया तो पहले दोनों के पेट भरे हुए थे और तीसरे का पेट खाली था। आज तो हम लोगों के सबके पेट भरे हुए हैं। पर रामदान जी ढौकिया के वक्त के अंदर हम लोगों की क्या हालात थी, जिस समय हम लोगों के पेट, हमारे पूर्वजों का पेट खाली थे। उस वक्त रामदान जी ढौकिया ने हम लोगों के लिए क्या चीज उन्होंने समझी, क्या चीज उन्होंने की और क्या हम लोगों के लिए हमारे को मार्ग बता कर गई है, ये हम लोगों के लिए आज 141 वर्ष बाद में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज। ये हॉस्टल का निर्माण से पहले उन्होंने जो उस वक्त की हम लोगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता थी पेट भरने की, एक लंबा संघर्ष, जो लंबे संघर्ष से उस पेट भरने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता थी उस धरती की, उस जमीन की, उस जमीन के लिए हमारे को खातेदारी के अधिकार के माध्यम से, टेनेंसी एक्ट के माध्यम से हमको वो अधिकार दिया गया। अलग बात है कि आज हम लोग भूल गए कि आज हम लोगों के पेट भर चुके। उस वक्त जो आंदोलन, जो सामाजिक आंदोलन थे, सामाजिक आंदोलन के अंदर उस वक्त देश के अंदर दूसरे जो सामाजिक नेतृत्व करने वाले थे उन्होंने क्या क्या उस वक्त किया। आज रोहतक से भी हम लोगों के पास में कर्नल साहब बैठे हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं। और हमारे वक्त उस वक्त की परिस्थिति के अंदर 2 वक्त का रोटी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, तन पर कपड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सरकारी नौकरी जिसकी चाहत आज हम हर परिवार की वो चाहत है, हर परिवार ये चाहता है, 99% परिवार ये चाहता है कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मेरे पहले दोनों पीढ़ी सरकारी नौकरी में थे। मेरे दादा सरकारी नौकरी में थे, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मेरी पीढ़ी में सरकारी नौकरी में नहीं।
प्रियंका जी ने कुछ तकलीफ, कुछ दर्द, कुछ अनुभव आप लोगों से साझा किए। वो आज वक्त नहीं है कभी और वो सब बातें भी न करें। और मेरी अगली पीढ़ी भी आज नौकरी, मेरी बेटी, इकलौती बेटी नौकरी कर रही है और इकलौता बेटा नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है। फौजी साहब जैसे वो भी फौजी बनना चाह रहा है अगले महीने उसको। हम सब लोगों की प्राथमिकता है कि हमको सरकारी नौकरी। इस अंधी प्राथमिकता से हम लोग क्या खो रहे हैं? आज हम लोगों की जो स्कूल की शिक्षा है उसको मैं ये नहीं कह सकता वो संतोषजनक, पर वो स्कूल की शिक्षा आज हम लोगों के लिए घातक है। पर आज उच्च शिक्षा है, आज वो उच्च शिक्षा की जो स्थिति है वो हम लोगों के लिए बहुत घातक हो चुकी है। माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाकर खुश, बच्चे कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर नहीं पढ़कर खुश, और वहां के अध्यापक उनको नहीं पढ़ाकर खुश। हम सब लोगों की जब प्राथमिकता सरकारी नौकरी और दूसरी नौकरी है, तो हम सब लोगों ने एक शॉर्टकट उसको पाने के लिए ये जो कोचिंग क्लास, जो अपने आप में आज राजस्थान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, सबसे बड़ा उद्योग कोई है तो ये कोचिंग क्लासेस। इन कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो प्रियंका जी ने सवाल हम लोगों के सामने किए, इन तीनों का उत्तर बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने पूछा। हम सब लोगों को उस सवाल का जवाब मैंने दूंगा कि हमारे बच्चों को हम जो उच्च शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय के माध्यम से जो कुछ हम दे सकते हैं उनके चरित्र निर्माण के लिए, वो हम लोग नहीं दे पाए। और उसकी बात कि हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे। आज आप लोगों ने बहुत संघर्ष के बाद किन परिस्थितियों के अंदर प्रियंका चौधरी को विधायक बनाया, वो मेरे से ज्यादा आप लोग। और आप प्रियंका चौधरी से क्या चाहते हैं? एक विधायिका के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर ईमानदारी से अगर मैं सवाल आप लोगों के सामने करना चाहता हूं, तो आप ये चाहते हो कि नहीं प्रियंका चौधरी जी हम लोगों के यहाँ भौतिक विकास कर, तो विकास, हाँ विकास भी होना चाहिए। एक विधायक के तौर पर पिछले 5 वर्ष के अंदर मेरा भी प्रयास है कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर, और हारने के बाद में जब सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला कि जब जीते हुए थे उस वक्त उनको भी नहीं पता था और उसका आकलन मैंने भी नहीं किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री या हारे में मुख्यमंत्री, हारे में फौज के पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे पूछा कि ये विकास कैसे करवाया यार स्कूल ने इतना, ये मुझे समझा दो। पर हाँ, वो भी हम लोगों के लिए जरूरत है, और वो जरूरत और व्यक्तिगत जो हम लोगों के कार्य है वो भी हम लोगों की जरूरत है। पर जो हमारी पीढ़ी, वर्तमान की और भविष्य पीढ़ी आज पूरी समाप्त हो रही है, क्या उनके लिए एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर हम लोगों का योगदान हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है या भौतिक विकास और व्यक्तिगत काम के लिए? ये सवाल का उत्तर आप लोगों को। रामदास जी के समकक्ष जहां पेट भरे हुए थे दक्षिण भारत के अंदर, जब रामदास जी यहाँ हम लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे थे हम लोगों के पेट भरने के लिए, उस वक्त दक्षिण भारत के अंदर पेरियार संघर्ष कर रहे थे। वो जब पेट भरा हुआ था उन लोगों का, दक्षिण भारत के अंदर पेट भरा हुआ था, तो उन्होंने उस पेट भरने के बाद में अगली कड़ी के अंदर उन लोग, उस वक्त भी उन परिस्थितियों के अंदर भी पेरियार ने चेन्नई के अंदर, उस वक्त मद्रास के अंदर हॉस्टल बनाई। वो हॉस्टल बनाना और पेरियार का योगदान के अंदर वो हॉस्टल की भूमिका बहुत बड़ी थी, और वो भूमिका हमारे बाड़मेर के अंदर इस किसान बोर्डिंग के माध्यम से रामदास जी ने जो हमारा योगदान किया, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं उसको हम लोग याद नहीं कर रहे। आज उस पेरियार इलाके के अंदर हर घर के अंदर उस पेरियार की तस्वीर, हर घर उस महान आत्मा को पूजता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर, जो शोषित वंचित लोग, महात्मा फूले की तस्वीर शोषित और वंचितों पे, उन लोगों के योगदान के कारण उन घरों के अंदर है। क्या हम
लोगों के घरों के अंदर चौधरी रामदास जी ढऊकिया की तस्वीर है, तो ईमानदारी से हम लोगों का उत्तर होगा कि नहीं। हम लोग दूसरी तस्वीरें, दूसरे क्षेत्र की तस्वीरें रख रहे हैं, जिनके कारण हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। उनको एक न्यूनतम तौर पर जब हम याद कर सकते, वो तस्वीर हम लोगों के यहाँ भरी हुई है, दीवारें भरी हुई है, हमारे व्हाट्सएप भरे हुए हैं, ये डिजिटल दुनिया भरी हुई है। उस समुद्र के अंदर हम रामदास जी ढऊकिया की तस्वीर, जो एक न्यूनतम जो पहला कदम है, वो भी हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोगों को आज उनको श्रद्धांजलि देते वक्त कम से कम एक तस्वीर के माध्यम से हम न्यूनतम एक कदम हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग को तस्वीर हमारे दीवारों पर, हमारे डिजिटल दुनिया पर रखेंगे तो दुनिया ये पूछेगी ये चौधरी रामदास जी कौन है। दुनिया जब ये पूछेगी कि चौधरी रामदास जी कौन है, तो हमको खुद को विवश होना पड़ेगा कि चौधरी रामदास जी कौन। चौधरी रामदास जी एक इंसान नहीं, वो उस वक्त की एक विचारधारा थी। मैं कुछ दिन पूर्व जयपुर से बाइतू आ रहा था, स्पेन के अंदर एक कानासर में हिम्मत जी गुदारा भी थी, और 2 दिन पहले तन सिंह जी की जयंती बनाकर वो स्पेन के अंदर बगल के में हम लोगों के जयंती बनाकर और 3 महानुभाव आए, उनसे मैं चर्चा कर रहा था और हिम्मत जी भी वहां पहुंच गए। उस समकालीन समकक्ष मैं उन लोगों को आज ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस विचार और विचारधारा को आज भी उन लोगों ने जिंदा रखा। पर हम जिंदा रखना तो अलग बात, हम लोग वो जानने के लिए भी प्रयास नहीं कर रहे कि चौधरी रामदास जी की क्या विचार थी और क्या विचार था। आज हम लोगों के बीच में कितने लोग हैं जिनके पास जाकर हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतिम पीढ़ी के अंदर कुछ चंद लोग बचे हैं, उसके बाद में हम लोग जैसा हम लोगों को किताबों में और भाषणों में बताया जाएगा वो चीज हम मान लेंगे। आज शब्दों की बात हो रही है, शब्दों का खेल ही निराला है, मुठ्ठियां बंद कराई जा रही है, जयकारे हो रहे हैं, उन जयकारों के अंदर हम कहाँ हैं वो चीज। जब शब्दों की जिक्र आ रहा है तो किन शब्दों को सबसे ज्यादा जगह मिल रही है, जिसकी खोज हबीड़ बजीड़, जब ये शब्द आते हैं तो सबसे ज्यादा गबीड़, सबसे ज्यादा जगह इन चीजों को मिल रही है। तो हम लोग कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये बंद मुठ्ठियां हमको क्या करवा रही है, ये शब्द हमको क्या करवा रहे हैं। इस सुनामी के अंदर हम लोगों के आगे बढ़ने का एक कदम से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, या जहां हम थे उससे हम पीछे जाए। दुनिया हमको कहती कि नहीं बहुत आगे बढ़ गई हो, बाहर से आने वाले लोग भी हम लोगों को यही एहसास कराते हैं, पर हकीकत ये नहीं है। मेरे को एक जानकार व्यक्ति के 2-3, जिसमें एक महाजन थे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने ये बात करी। तीसरा व्यक्ति जो था वो खुश करने के लिए बोला कि आप लोग का जाति बहुत आगे बढ़ गई, बहुत संसाधन में हो गई, बहुत नौकरी में हो गई। तो इस महाजन तो गणित के अंदर तो सबसे समझदार होता ही है, उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि जो एक आंकड़ा है, इस आंकड़े के अंदर आपके समाज के कितने लोग हैं, पूरे बाड़मेर जिले के अंदर लगभग 1 लाख परिवार है, उन 1 लाख परिवार के अंदर कितने लोग हैं आर्थिक उस आंकड़े के अंदर। तो 30 से ऊपर आंकड़ा नहीं गया। उस 30 में से हो सकता है इस मंच पर बैठे हुए 2-3 जने हो सकते हैं, पर पूरे जब बाड़मेर जिले का जब आकलन करा वो 30 के ऊपर ही थक गए, थम गए। 1 लाख के अंदर 30 से आगे वो संख्या नहीं बढ़ी। आज सरकारी नौकरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 लाख परिवार के अंदर वो सरकारी नौकरी हम लोगों को कितनी मिली, और पूरी की पूरी प्राथमिकता हम लोगों को ये सरकारी नौकरी, क्या एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर, और क्या आज के जैसे आयोजन के माध्यम से हम लोग इन बातों की चर्चा हम लोग को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
जो नींव चौधरी रामदास जी ने वो नींव रखी, उसको हम लोग आज कम से कम उस नींव के ऊपर पहला पत्थर भी उस नींव के ऊपर हम लोग नहीं रख पाए। ये विफलता हमको स्वीकार करनी चाहिए। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब जो एक इकलौती आवाज बच गई है व्यवस्था के अंदर जनप्रतिनिधि की। प्रियंका चौधरी जी जब अपनी बात रख रही थी तो इस बात के अंदर और जो पिछले दिनों जो उनका अनुभव था, उसका दर्द, उनकी आंखों से जो आंसू आ रहा था, वो दर्द वही एहसास करते। बाकी सब तो हम लोग ये कुछ सफलता में तालियां बजा रहे हैं कि चलो एमएलए बन गई है, अब तो आनंद ही आनंद है। ये नहीं पता जो थोड़ा बहुत भी आनंद था वो भी अब छूट गया। हकीकत ये है और भ्रांति ये है कि नहीं कि मंत्री बन गए हेमाराम जी, मजा ले रहे, हवा ले रहे, और हेमाराम जी के पास बैठकर और जब बात करते हैं, हाँ मजा लावा लेने का थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है, वो किसमें है? वो संसाधन के लूट के अंदर, और उस संसाधन के लूट के अंदर अपने आप को विलुप्त और अपने लोगों की आवाज विलुप्त कर और आप अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाओगे तो उस लूट के अंदर थोड़ा बहुत हिस्सा आप लोगों को मिल जाए। तो प्रियंका जी, इस संघर्ष की जो दूसरी पारी की शुरुआत है, जो तकलीफ और दर्द हेमाराम जी की पीढ़ी ने, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बदलती जा रही। राजस्थान की व्यवस्थाओं के अंदर आज तीसरा दौर है। सुखाड़िया जी से लेकर भैरू सिंह का एक दौर था, फिर 25 वर्ष का दौर रहा अशोक जी और वसुंधरा जी सिंधिया जी का, और जो तीसरा दौर अब शुरू हुआ है एक शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से, वो तीसरा दौर रामदास जी की, गंगाराम जी का संघर्ष उस वक्त का था, और उससे ज्यादा संघर्ष हेमाराम जी का उन 25 वर्षों के अंदर रहा। उसका एहसास हम लोग नहीं कर पा रहे, और उससे ज्यादा संघर्ष अपन लोगों का रहेगा। ये आप मान कर चलिए, ये सच्चाई है, बड़ी कड़वी सच्चाई है कि वो संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा, और अपने खुद के लिए नहीं करना पड़ेगा। तो संघर्ष जो हम लोगों के चौधरी रामदास जी हम लोगों को जो दिशा बताई है, उस दिशा पे हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, उसके कारण हम लोगों को संघर्ष। आज हम लोग सामाजिक तौर के ऊपर, आर्थिक तौर के ऊपर और नौकरियों के अंदर हम लोगों की क्या स्थिति है, मैंने आर्थिक भी बात करी है। नौकरियों के अंदर जो हमारा न्यूनतम हम लोगों का अधिकार है वो भी हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारी प्राथमिकता वो हबीड़ कबीर बचीड़ी रह गई। हमारे खुद को जो 21% नौकरी हम लोगों के लिए बोली जाती है, उसके बारे में इतनी भ्रांतियां, जबरदस्त वो प्रोपेगेंडा की मशीन भ्रांति पैदा कर दी है कि हम किसी और का हक छीन रहे हैं। और हकीकत क्या है कि हम हमारा खुद का न्यूनतम जो हिस्सा है वो भी नहीं ले पाए। उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जब बिहार के अंदर ये भ्रांतियां, क्योंकि ये वर्ग हम लोगों के बीच में ही भ्रांतियां पैदा कर रहा है, जो संघर्ष रामदास जी को करना पड़ा वो एक अलग संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा। बिहार के अंदर जब जातिगत जनगणना हुई और जो आंकड़े निकल कर आए, बिहार में बहुत भ्रांति फैलाई जा रही थी कि यादव सबसे ज्यादा हक और अधिकार लोगों का ले गए। आज बाड़मेर और राजस्थान के अंदर भी एक बहुत बड़ा अभियान के तौर पर यह भ्रांति फैलाई जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि ये किसान बोर्डिंग किसी एक जाति की नहीं है, ये किसान बोर्डिंग बाड़मेर के हर परिवार की है। ये रामदास जी डौकिया हम लोगों को देकर या बगराज जी चौधरी भी रही या शेर मोहम्मद जी भी रही, इस तरह के कई लोग रहे हैं। तो ये जाति का मंच नहीं है, उन सब लोगों का मंच है। ये किसान बोर्डिंग रामदास जी ने, और ये सोच ही विचार, यह परंपराएं हम लोगों को लेकर गई, और हम लोगों के बीच में ही जहर फैलाया जा रहा है कि कोई ज्यादा हक लेकर ज्यादा और किसका हक खाया जा रहा है। हकीकत के अंदर क्या स्थिति है, मैं बिहार के आंकड़े बताऊं। ये बात करी जाती कि धौलपुर और भरतपुर के अंदर, हाँ धौलपुर और भरतपुर के अंदर वो अध्ययन हो चुका है। जो औसतन जमीन है उस औसतन जमीन से भी बहुत कम मिल रहा है। जो औसतन नौकरी के अंदर हिस्सेदारी भागीदारी है वो भी। तो आप लोगों को तय करना पड़ेगा
ये भ्रांतियों के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा की मशीन के ऊपर, क्योंकि समय बदल रहा है। जब हम लोग अंदर आ रहे थे, जब फोटोग्राफी हो रही थी, फिर आने वाले 5-10 साल बाद ये फोटोग्राफी नहीं होगी। जो विज्ञान जिस दिशा के अंदर जा रहा है, इसमें फोटोग्राफी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज अपन एआई देख रहे हैं, एआई के बाद में जो न्यूरो चिप आ चुकी है, उसके अंदर कोई फोटोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद 5 साल 10 साल में क्या होगा, उसकी कल्पना ही हम लोग नहीं करते। तो परिस्थिति बदल रही है, व्यवस्था ही बदल रही है। इन परिस्थिति और व्यवस्था के अंदर हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है। व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ना आसान है, सामूहिक तौर पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम आगे कैसे बढ़े। वो सामूहिक तौर पर एक दूसरे का हाथ बढ़कर आगे बढ़ने के अंदर व्यक्तिगत भी हम लोगों की जो जिम्मेवारी है, खुद के जीवन के प्रति, खुद के परिवार के प्रति, खुद के गांव के प्रति, वो निभाते हुए भी हमको एक बड़े दायरे में हम लोग आगे कैसे बढ़े, इस बात को भी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि चीजें धीमे 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 बंद हो रही है। आज नारों में बहुत अच्छा लगता है, जय जवान जय किसान। आज उन किसानों की क्या स्थिति है, अगर व्यक्तिगत के तौर पर हम लोग आकलन करें तो हमारे पास कुछ शब्द नहीं। जवानों की क्या स्थिति है, एक कच्चे मजदूर, मेरे परिवार के अंदर जब पक्के मजदूर का अवसर मिला हुआ दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा था। एक पक्की मजदूरी से बहुत कुछ हासिल किया जाता है, और एक कच्चे मजदूर जो सिंदरी चौराहे के ऊपर हमारे परिवार के लोग जाकर दिहाड़ी के माध्यम से कच्चे मजदूरी ले रहे हैं, उन लोगों की पीड़ा क्या है, वो उस माध्यम से अपने परिवार और खुद को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो लोग ही जानते हैं। सैनिक को दिहाड़ी का मजदूर बना दिया, किसानों की आमदनी, आज मैं खेती नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर पाचाराम जी हम लोगों के बीच में एक बात रखते थे कि बकरी पालन करो, तो जब उनकी बात मेरे पास आई तो पहली दफा जब बात आई तो मैं भी हंसा कि इतने पढ़े लिखे आदमी और ये बकरी पालन वाली क्या बात पकड़ा दी। मैं भी हेमाराम जी से बात कर रहा था कि सुमेरपुर में मेरे फार्म के बिल्कुल सामने मैं एग्रीकल्चर कॉलेज, उस एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर जब उनके प्रिंसिपल से जब मैंने चर्चा करी कि खेती, बागवानी, फल, बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गा पालन, इन सब के अंदर सबसे ज्यादा आर्थिक तौर के ऊपर क्या सबसे ज्यादा, मुझे भी उस दिन जब उन्होंने पूरे आंकड़े दिए, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि उस दिन उन्होंने भी आंकड़े दिए कि बकरी, क्योंकि हम लोगों को प्राथमिकता ही नहीं, हमारी अपनी दुनिया, हमारे अपने लक्ष्य, अपनी दौड़, हर कोई नवल किशोर गोदारा बनना चाहता है, हर कोई धन सिंह जी बनना चाहते हैं, फिर कितनी जगह है, हर कोई सरकारी नौकरी लेना चाहता है। 0.1% सरकारी नौकरी है, और इन कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से हम उन जल्लाद खानों में अपनी आने वाली पीढ़ी डाल रहे हैं। नौकरी नहीं मिलने के बाद में जो यहाँ चिंता जाहिर की जा रही है, वो नौकरी का लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं होने के बाद में वही दूसरे तरह के काम हमारे बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि एक नई संस्कृति आ गई है जो लंदन के अंदर भी आई थी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। जो गलत चीज कर रहे हैं उसका महिमा मंडन, काले कांच की गाड़ी की महिमा मंडन होती, हथियारों की महिमा मंडन होती, इन सब के। मैं आज हेमाराम जी के घर बैठा था और वहाँ हमारे परिवार के सदस्य आए हुए थे, ओएनजीसी से रिटायर्ड हुए, मैं 64 साल की उनकी उम्र, पर जो संतुष्टि उनके चेहरे में थी, शायद ही मैंने वो संतुष्टि 1000 करोड़ रुपए हम लोगों के यहाँ कमाए हुए लोगों में देखी। तो ये संतुष्टि है, ये कहीं और है और हम कहीं और खोज रहे हैं, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। रामदास देव जी हम लोगों के पास में बैठे थे, मैंने वहां अंदर जाते साहब को ये बात की। तो ये सब चीजें इसे पूरी भ्रांतियों के अंदर हम लोगों को समझना चाहिए कि हम हमारी क्या दिशा होनी चाहिए, दिशा से हमारी, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर हर चीज चरमरा रही है। उस चरमरा रही चीजों के अंदर भी तालियां और किसी की नहीं, तालियां हम लोगों की, और किसी की तालियां नहीं है, और किसी का सहयोग नहीं है। मीडिया खत्म हो चुका देश में, जो हम लोगों के लिए आवाज थी,
और तालियां कौन बजा रहे? हम खुद। प्रशासनिक व्यवस्थाएं खत्म हो रही है, संस्थाएं खत्म हो रही है। कल एक निर्णय के माध्यम से जो संस्था के अंदर जो सबसे निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था खत्म हुई और दुर्भाग्य हम लोगों की उसके बारे में चर्चा भी नहीं। क्या हम लोगों को फर्क पड़ता है?